नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसिडिटी ऑफ सिवान में। विशाल कुमार सलेश आप लोग के लिए लेकर आए बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत जो है उसका चौथा नंबर चैप्टर यानी संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर को लेकर उसका व्याख्या लेकर, और आशा करते हैं कि बात कहना चाहूँगा और आशा करते उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज का जो सेशन है बहुत ही धमाकेदार होने वाला हम लोग का। ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग समझेंगे बेहतरीन तरीके से। मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बट आप लोग को फोकस करना है, 100% अपना देना है, तभी जाके मजा आएगा, तभी जाके बेहतर स्कोर कर पाएंगे आप लोग। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग का जो टॉपिक है आज का, जो ट्यूशन है हम लोग का 10th का जो संस्कृत है ना बाबू इन बनी, उसका 4 नंबर चैप्टर है बाबू। उसका नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है ना। संस्कृत साहित्य लेखिका, जो कि क्या है बाबू? एक निबंध है। क्या है जी? जो कि क्या है बाबू? एक निबंध है। ठीक है ना। संस्कृत साहित्य को बोले समझते, देखिए संस्कृत साहित्य का मतलब होता है संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में लेखिका मतलब लेखिकाओं का। यहाँ जो भी बात करेंगे हम लोग महिलाओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे जी? हम लोग महिलाओं की ही बात करेंगे। ठीक है ना। चैप्टर पूरा जो है डेडिकेटेड है, समर्पित है महिलाओं के लिए। ठीक है ना। तो संस्कृत साहित्य में मतलब संस्कृत का जो साहित्य होता है, हिंदी का भी साहित्य होता है, इंग्लिश का भी लिटरेचर होता है। तो वैसे संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या जी? योगदान। मतलब कौन कौन सी लेखिकाएं हैं जो संस्कृत साहित्य में अपना योगदान दी हैं, उन्हीं लेखिकाओं की क्या है बाबू? महिलाओं की चर्चा है। जो कि क्या है बाबू? गद्य की कौन सी विद्या है बाबू? तो एक निबंध है। क्या है जी? एक निबंध है। ठीक है ना। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है? कुछ नहीं करना है, खास काम है आप लोगों के लिए कि किताब ले लेंगे आप लोग, क्योंकि इस तरह पढ़ाएंगे हम इसको। ठीक है ना। तो किताब लेकर बैठेंगे आप लोग, जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है ना। डाउट तो होगा ही नहीं, बस लिसन कीजिए, मेरी बातों को सुनिए, बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। किताब से पढ़ूंगा मैं, किताब अपने सामने रखिए आप। ठीक है। लाइन बाय लाइन देखिए, और जिस पंक्ति को मैं पढ़ रहा हूँ उस लाइन को देखिए और उसका हिंदी समझने का प्रयास कीजिए। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए एक और चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ है हम लोग का बाबू। पाठ 4 है हम लोग का संस्कृत साहित्य लिख के। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया भी है, संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान मतलब महिलाओं का योगदान। पहली पंक्ति है कर समाजस्यानम पुरुष नारी भी चलती, समाजस्यानम पुरुष नारी भी चलती, माने समाज की जो गाड़ी है, समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के योग से चलती है। ये समाज जो है बाबू एन बनी, ये समाज की जो गाड़ी है पुरुषों और स्त्रियों के योग से चलती है। समाज की जो गाड़ी जो है पुरुषों और स्त्रियों के योग से चलती है। साहित्य भी समान महत्व, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व, बराबर महत्व है। यानी पुरुषों का भी महत्व है और महिलाओं का भी महत्व है। कि अधुना सर्वभाषासु सहित रचनायाम स्त्रियों तत्परा संति सचल भंते। इस समय आजकल की साहित्य रचना में, सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है, यश को प्राप्त कर रही हैं। आजकल की बात कर रहे हैं हम लोग, सभी भाषाओं की, सभी लैंग्वेजेस की साहित्य में स्त्रियां भी क्या तत्पर है, उत्सुक हैं और यश को, प्रसिद्धि को प्राप्त कर रही हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन काल देव साहित्य समृद्ध योगदान निवादकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से, पुराने जमाने से बाबिनमणि प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में, आगे बढ़ाने में योगदान दोनों का मिलता है। किसी का कम मिलता है, किसी का अधिक मिलता है, किसी का अधिक मिलता है, किसी का कम मिलता है। मतलब पुरुषों का भी योगदान है और महिलाओं का भी योगदान है, दोनों का योगदान मिलता है। किसी का कम है तो किसी का अधिक है। ठीक है ना। ऐसे अरे पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्ध नाम लिखा नाम चर्चा वर्तते ये न साहित्य निधि पुण्य तसाम योगदान गायेत। इस पाठ में जो पाठ है, इस पाठ में अति लेखिका जो लेखिकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं उनकी ही क्या है बाबू? चर्चा है। जो लेखिकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं उनकी ही चर्चा है, जो क्या की हैं, जिनसे साहित्य रूपी भंडार को, खजाना को भरने में उनका योगदान प्राप्त होता है। इस पाठ में एक और चर्चा बा, तो जी अधिक प्रसिद्ध बा, अति प्रसिद्ध बा, वही लेखिका के चर्चा बा। ठीक बानू। क्या कैले बा? साहित्य रूपी खजाना के भरे में अपन योगदान कैले बा, हेल्प कैले बा, सहायता कैले बा। अब दिक्कत मानू। चलिए अब तो देखते हैं हम लोग। तर विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारश्च समर्थितम। विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संस्कृत साहित्य को बढ़ाया गया है। संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवि और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। संस्कृत का जो साहित्य बाबू बनी उसको विभिन्न कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक कला द्रव्य शास्त्राणाम काव्यानाच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दच्चिता अभुवन तथैव स्त्रियों दत्तावधान प्रापयन्ति। बाबू ध्यान दीजिएगा,
वैदिक काल के शुरू से ही शास्त्र और काव्य के रचना एवं संरक्षण में, शास्त्र एवं काव्य के रचना एवं संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष मन को लगाए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार महिलाएं भी मन को लगाई हुई हैं, ऐसा प्राप्त होता है। हम लोग पढ़ते हैं कि वैदिक काल के शुरू से ही जिस प्रकार पुरुष मन को लगाए हैं ना शास्त्र और काव्य के रचना एवं संरक्षण में, ठीक उसी प्रकार महिलाएं भी, स्त्रियां भी काव्य, शास्त्र एवं काव्य की रचना एवं संरक्षण में अपने मन को लगाई हुई हैं। उसके उत्तर है वैदिक युगे मंत्रणाम दर्शक न केवल ऋषि प्रत्युत ऋषिका पिशंति। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शका न केवल ऋषि हैं बल्कि ऋषिकाएं भी हैं। मंत्र, वैदिक युग में मंत्र के माध्यम से ऋषि जो होते थे पता किसी भी स्थिति का, कहीं की भी स्थिति का पता लगा लेते थे। तो ऐसे केवल ऋषि ही नहीं थे बल्कि ऋषिकाएं भी थी, मतलब ऋषि जो थे उनकी पत्नी लोग भी थी जो मंत्र के माध्यम से किसी की कहीं की भी स्थिति को पता कर लेती थी कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, किस स्थिति में है। समझ रहे हैं ना। ऋग्वेद चतुर्विंशति अथर्ववेद पंचऋषि का मंत्र दर्शमत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी उगमरेडी इत्यादि। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है मंत्र दर्शिका के रूप में, मतलब मंत्र के माध्यम से वो किसी भी स्थिति का, कहीं की भी स्थिति का पता कर सकती हैं। ऐसे कितने हैं? तो ऋग्वेद में 24 ऐसी ऋषिकाएं हैं जो मंत्र के माध्यम से कहीं की भी स्थिति का पता लगा सकती हैं। ठीक है, उसी प्रकार अथर्ववेद में कितने ऋषिकाएं? तब 5। तो 5 माने 5 जो ऋषिकाएं हैं अथर्ववेद में, उनका नाम दिया है। पहला अथर्ववेद की ऋषिका में कौन है? यमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है और वगाम्भृणी है। याद रखिएगा, अथर्ववेद की जो बाबू बनी जो 5 गो ऋषिकाएं हैं उनका नाम क्या है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम्भृणी इत्यादि। तो दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद बाबू बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्य के पत्नी मैत्री दार्शनिक ऋषिमती वनिता याम याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद है वो, आप लोग उपनिषद का तो नाम सुने ही होंगे मंगलम पाठ में। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के पत्नी मैत्रेयी को दार्शनिक रूप से वर्णित किया गया है। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है मैत्रेयी, उनका दार्शनिक रूप से वर्णन हुआ है, जिनको मैंने मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, किसके? आत्मा के रहस्य के बारे में शिक्षा देते हैं। ठीक है ना। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को दार्शनिक रूप से वर्णित किया गया है, जिसको मतलब मैत्रेयी को, जो उनके पति हैं, जिनको इनके स्वामी हैं, कौन? याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की, आत्मा के रहस्य के बारे में शिक्षा देते हैं। ठीक है ना। चलिए जनक सभयाम सहस्त्रार्थ कुशला गार्गी वाक्यमित स्थितिस्म। जनक की सभा में, जनक राजा जनक का तो नाम सुने, जनकपुर के राजा थे जनक। जनक की सभा में शास्त्र के अर्थ में कुशल गार्गी नामक विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? विदुषी, चूंकि महिलाओं की बात कर रहे हैं इसलिए समझना है इसको। जनक की सभा में शास्त्र के अर्थ में कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। राजा जो जनक थे उनकी सभा में एक विद्वान थी, मैंने विदुषी थी, जिसका नाम क्या था? गार्गी। क्या नाम था बाबू? गार्गी। महाभारत अपनी जीवन पर्यंतम वेदानुशीलन प्राय सुलभाया वर्णम लभ्यते। महाभारत में भी, महाभारत की बात कर रहे हैं हम लोग, महाभारत में जीवन भर वेदों का अध्ययन करने वाली स्त्रियां हुई, महिलाएं हुई, ऐसा आसानी से वर्णन हम लोग को मिलता है, प्राप्त होता है। ये बात हम लोग को पता चलता है कि महाभारत में भी, महाभारत का जब समय था, द्वापर युग का जब समय था, तो उस समय भी वेद का अध्ययन करने वाली स्त्रियां थीं, ऐसा वर्णन हम लोग को आसानी से मिलता है। अब समझ पा रहे हैं ना। महाभारत के समय में भी महिलाएं जो थीं, उस समय की जो महिलाएं थीं, वो भी वेद का अध्ययन करते थीं। उसके उत्तर है बाबू लौकिक संस्कृत साहित्य प्रेण चतुर्विंशत कवित्रनाम सार सप्तम पद्यानि सूत्रेण इतस्तो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों का लगभग 150 पद स्पष्ट रूप से जहां तहां प्राप्त होता है। कहा जा रहा है बाबू लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों का 150 गो पद स्पष्ट रूप से जहां तहां प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य कौन है बाबू? लौकिक संस्कृत साहित्य है। और कवित्रियां कितनी है बाबू? तो 40 कवित्रियां हैं। 40 कवित्रियां मिलकर 150 पद की रचना की हैं। और ये जो स्पष्ट रूप से जहां तहां प्राप्त होता है, जो पद है ना, स्पष्ट रूप से जहां तहां प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए 40 जो कवित्रियां हैं उनके बारे में कुछ कहा गया है। अगर तासु विजयांक का प्रथम कल्प अवधते, उनमें विजयांक का प्रथम कल्प है। तो 40 को कवित्रियां हैं बाबू, उनमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो विजयांक का है, और विजयांक का प्रथम स्थान पे है, प्रथम कल्प है। ठीक है ना। सात श्याम आसदिति
पद अनेन स्फूर्ति भवती, वो श्याम वर्ण की थी, वो सांवले रंग की थी, ऐसा इस पद से ज्ञात होता है, व्यक्त होता है। वो विजयांका थी बाबू बनी, वो किस रंग की थी? तो सांवले रंग की थी, ऐसा इस पद से प्राप्त होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। ठीक है ना? चलिए बाबू बनी देखते हैं इसको। पर कि जो विजयांका थी श्याम वर्ण की थी, ऐसा इस पद से प्राप्त होता है। कर एक पद दिया है, श्लोक दिया है बाबू बनी, कर के नीलोत्पल जाम दल श्यामाम विजयामका मजानता वृथेवडनीना प्रोक्त सर्व शुक्ला सरस्वती। अरे कि नीले कमल की दल पंखुड़ियों की तरह श्याम वर्ण वाली विजयांका को आप जानिए। नीला जो कमल होता है बाबू, उसके दल पंखुड़ियों की तरह श्याम वर्ण वाली विजयांका को जानिए। एक ऋषि थे दंडी, जिन्होंने कहा था कि सबसे सुंदर सरस्वती है, लेकिन सबसे सुंदर कौन थी? विजयांका थी। यानी जो दंडी ने कहा था कि सबसे सुंदर सरस्वती है, उनका यह कथन क्या गया जी? बेकार गया, व्यर्थ गया। यानी दंडी ने कहा था कि सर्व शुक्ला सरस्वती, यानी सबसे सुंदर क्या है? कौन है? सरस्वती है। दंडी का यह कथन क्या गया? व्यर्थ गया, बेकार गया, क्योंकि सबसे सुंदर कौन थी? विजयांका थी। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। उसका उत्तर है तस्य काल अष्टम सत्यमित्य अनुमीयते। उसका कालीन विजयांका का काल जो था, समय जो था, वो 8वीं शताब्दी का था, ऐसा अनुमान किया जाता है। यानी विजयांका का जो समय था, उनका जो दौर था, उनका जो वक्त था, वो किस शताब्दी का था? 8वीं शताब्दी का था, ऐसा अनुमान किया जाता है। शलुक वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य रागी बीज भट्टारिके वो विजयांका इति बहु मनयन्ते। तरह की चालुक वंश के जो राजा थे बाबू, ध्यान दीजिएगा, चालुक वंश के जो राजा थे चंद्रादित्य, उनकी रानी विजय भट्टारिका को ही बहुत लोग क्या मानते थे? विजयांका मानते थे। क्या मानते थे बाबू? चालुक वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही बहुत लोग क्या मानते हैं? विजयांका मानते थे। इस समय था, उस समय चालुक वंश के जो राजा थे चंद्रादित्य, उनकी रानी थी विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका को ही बहुत लोग क्या मानते थे जी? विजयांका मानते थे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, किंच शीला भट्टारिका देव कुमारी का राम भद्रम प्रभृत दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्व अस्फुट पद प्रसिद्ध करा कि कुछ शीला भट्टारिका देव कुमारी का राम भद्रम इत्यादि दक्षिण भारतीय के लिए संस्कृत लेखिकाएं हैं, अपने स्पष्ट पद के लिए क्या है बाबू? प्रसिद्ध है, फेमस है। कर कुछ संस्कृत लेखिकाएं हैं दक्षिण भारत की, इनका नाम दिया है शीला भट्टारिका, देव कुमारी का, राम भद्रम। दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिकाएं हैं, और ये अपने स्पष्ट पद के लिए क्या है बाबू? प्रसिद्ध है। क्या है जी? फेमस है, प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, इसके बाद पेज चेंज करते हैं। किताब लेकर ही बैठिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा। किताब समझ रहे हैं ना? किताब लेकर बैठना पड़ेगा आप लोग को। चलिए, उसके बाद कह रहे बाबू, विजयनगराजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसनिति विदितमेव। विजयनगर राज्य के राजाओं के द्वारा कहा जा रहा है, विजयनगर राज्य के राजाओं के द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए, उस बात को सब जानते हैं। मतलब विजयनगर के राजा लोग जो प्रयास करे संस्कृत भाषा के संरक्षण खातिर, बचाव खातिर, वो बात के सब लोग जाने ला। ठीक बानो? यह कहे का मतलब है कि विजयनगर राज्य के जितने भी राजा हुए, नरेश मतलब क्या होता है जी? राजा होता है। तो विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा को बचाने में, संरक्षण में जो अपना प्रयास किया है ना, उस बात को सब लोग जानते हैं। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशल राघव बना। उनके अंतःपुर में भी, उनके अंतःपुर का मतलब क्या होता है? पहले के जो राजा महाराजा होते थे, उनकी एक नहीं 2 4 5 10 रानियां होती थी। तो जो रानियों का रहने का स्थान था, उसी स्थान को बोला जाता था अंतःपुर। क्या बोला जाता बाबू? अंतःपुर। ठीक है ना? चलिए, तो उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना की कुशल रानियां हुई। यानी जो विजयनगर राज्य के राजा लोग थे, उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना की कुशल रानियां हुई। कंपन राजस्य चतुर्दश शतकम रागी गंगा देवी मधुरा बीजम महाकाव्यम स्वस्वामी मधुर बीज घटना आश्रित्यम अरचियत। कहा जा रहा है बाबा बनी कि कंपन राज, इनका समय था 14वीं शताब्दी। इनका समय क्या था? 14वीं शताब्दी की। इनका रानी का नाम था गंगा देवी जी ने क्या किया? मधुरा बीजम नामक महाकाव्य अपने स्वामी मधुर बीज घटना का आश्रय लेकर रची। मतलब देखिए, उस समय 14वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य के राजा कौन थे? कंपन राय। उनकी रानी कौन थी? तो गंगा देवी। गंगा देवी ने एक महाकाव्य रचा मधुरा बीजम। किस पर? तो इनके स्वामी मधुरे नामक जगह पर विजय प्राप्त किए थे। उसी मधुरे जगह पे हो गया मधुरा बीजम। क्या होगा जी? मधुरा बीजम। कोई दिक्कत नहीं ना? तो राजा कौन है? कंपन राय। समय क्या है? 14वीं शताब्दी। और रानी का नाम है गंगा देवी, और रचना का नाम क्या है? महाकाव्य का नाम क्या है बनी? तो मधुरा बीजम। क्या है जी? मधुरा बीजम। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह कि तत्र अलंकार नाम सन्निवेश वर्ज को वर्तते। वहां पर मानी जो मधुरा बीजम है, उसमें अलंकारों का जो समन्वय है बहुत ही क्या है जी? आकर्षक है। उसमें
ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है जो मन को आकर्षित करते हैं। पाठक जो होते, पढ़ने वाले जो होते हैं, उनके मन को आकर्षित करते हैं। तस्मिने व राज्य षोडशत के शासन कुर्वत अच्युत रायस्य रागी त्रिमलंब और दैम का पढ़ने नाम कम प्रौढ़ चंपू का वह कर उसी राज्य में, विजयनगर राज्य की ही बात हो रही है बाबू, उसी ही राज्य में शासन करने वाले समय कब है? 16वीं शताब्दी। वो कंपन राय जो थे 14वीं शताब्दी के थे, 16वीं शताब्दी 200 वर्ष बाद, ठीक है ना, 200 वर्ष बाद। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले अच्युत राय की रानी, याद रखिएगा, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले अच्युत राय की रानी त्रिमलंबा ने वरदामिका पढ़ने नामक प्रौढ़ चंपू का भी रचना की, याद रखिएगा। कर बाबेन बनी कि उसी ही राज्य में 16वीं सदी में शासन करने वाले अच्युत राय की रानी त्रिमलंबा ने क्या किया? वरदामिका पढ़ने नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। रानी कौन, राजा कौन है? तो अच्युत राय हैं। समय क्या है? 16वीं सदी, 16वीं शताब्दी। और रानी का नाम क्या है? त्रिमलंबा नाम है। और उनकी जो रचना है त्रिमलंबा की क्या है? वरदामिका पढ़ने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, कि तत्र संस्कृत गद्य सटा समस्त पदावलया ललित पद विनय न सत्य शोभते। वहां संस्कृत गद्य की सुंदरता, जो छटा जो है, शोभा जो है, सुंदरता जो है, समस्त पद के कारण और ललित पद विन्यास के कारण बहुत शोभता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। यानी जो वरदामिका पढ़ने है ना बाबू बनी, उसमें क्या है? तो संस्कृत गद्य की जो छटा है, समस्त पदावली के कारण, समस्त पद के कारण और ललित पद विन्यास के कारण, अच्छे अच्छे पद के कारण मन को क्या करता है जी? शोभता है, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, कह रहे संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयोग किए गए, उपयोग किए गए, संस्कृत साहित्य में प्रयोग किए गए, उपयोग किए गए सबसे लंबे लंबे समस्त पद भी वहीं प्राप्त होते हैं। कहाँ? तो वरदामिका पढ़ने नामक ग्रंथ में, ठीक है ना, किताब में, तो दिक्कत नहीं ना। चलिए, संस्कृत साहित्य में प्रयोग किए गए सबसे लंबे लंबे समस्त पद भी वहीं प्राप्त होते हैं, कोई दिक्कत ना नहीं है। चलिए, आइए बच्चों, अंतिम पैराग्राफ देखते हैं इसका, ठीक है ना। चलिए, यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा। इसके बाद तुरंत हम लोग इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। स्क्रीन रिकॉर्ड वाला बनेगा वीडियो हम लोग का, ठीक है ना, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो कह रहा कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिका सुपंडिता क्षमाराव नामधेय विदुषी अति प्रसिद्ध। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव जी का जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। 1890 पंडिता क्षमाराव जी की क्या है? तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका हैं, उनका जन्म होता है पंडिता क्षमाराव जी का कब जी? 1890 में। और इस दुनिया से चल बसती हैं, यानी इनका निधन हो जाता है 1953 ईस्वी में। ये जो विदुषी हैं बहुत प्रसिद्ध है, मतलब आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव जिनका जन्म हुआ था 1890 में और निधन हो गया 1953 में, विदुषी बहुत प्रसिद्ध हैं। यानी कहने का मतलब कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव बहुत प्रसिद्ध हैं। करे कि तया शंकर स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महत्व विदुषो जीवन चरित्रम शंकर चित्तमिति रचितम। उनके द्वारा, मतलब क्या द्वारा? तो पंडिता क्षमाराव जी के द्वारा उनके पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वता पे, इनके जो पिताजी थे पंडिता क्षमाराव जी के पिताजी जो थे शंकर पांडुरंग पंडित, याद रखिएगा, शंकर पांडुरंग पंडित जो थे बहुत बड़े विद्वान थे। तो इनकी महान विद्वता पे इन्होंने क्या किया? जीवन चरित्र लिखा। शंकर जी का नाम क्या रखा? शंकर चरितम, यानी जीवनी लिखा। क्या लिखा? पंडित क्षमाराव जी ने अपने पिता के ऊपर क्या लिखा? जीवनी लिखा, ठीक है। इसका नाम क्या रखा? शंकर चरितम। क्या लिखा बाबू? शंकर चरितम, याद रहिएगा ना, शंकर चरितम। इनके पिता का नाम क्या था पंडित क्षमाराव के? तो शंकर पांडुरंग पंडित, शंकर पांडुरंग पंडित, ठीक है ना। चलिए, गांधी दर्शन प्रभाविता सा सप्तग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र प्रसाद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथान प्रणतवती। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर गांधी जी से एक बार मिली थी, तो गांधी जी की बातों से प्रभावित होकर पंडित क्षमाराव ने सत्यग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र प्रसाद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की। ध्यान रखिए बाबे, ध्यान दिला काम करें कि गांधी दर्शन से, मैंने गांधी जी से एक बार मिली थी पंडित क्षमाराव, तो गांधी दर्शन से प्रभावित होने के बाद ये क्या की? उनसे बातों से प्रभावित होने के बाद सत्यग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र प्रसिद्ध यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की। इनसे मिलने के बाद बाबू
गांधी जी से मिलने के बाद, उनके बातों से प्रभावित होने के बाद इतनी रचनाएं की हैं। ठीक है ना। चलिए, वर्तमान काले लेखनतासु कवित्रिषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृति अनुदिनम संस्कृत साहित्यम प्रयंती। वर्तमान काल में लिख रही, मतलब अभी के समय में, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान काल में लिख रही कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि जो है आने वाले दिनों में संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं। यानी कह रहे वर्तमान काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन कौन है बाबू? पुष्पा दीक्षित हैं, और माला भवालकर हैं, मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। ये जो हैं आने वाले समय में जो नाम मैंने बोला है, कौन कौन नाम? पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये आने वाले समय में संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये रहा हम लोग का इसका व्याख्या, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। बस करना क्या है, कुछ नहीं, जब भी वीडियो देखिए किताब सामने रखिए और लाइन बाय लाइन इसको समझिए, पढ़िए। ठीक है, मैं बोलता हूं उसको लाइन बाय लाइन देखिए और उसका अर्थ तो समझा ही रहा हूं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। बहुत जल्द इसका हम लोग लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव धांसू एकदम जबरदस्त, और उसके बाद सब्जेक्टिव आएगा 20 को सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है ना। तो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।